तो सऊदी अरब दौरे पर हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वहां पर तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में वो शिरकत कर रहे हैं। वहां से थोड़ी देर बाद खिताब भी करेंगे, हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान ही हम उनको सुन पाए। लेकिन इस दौरे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को लेकर भी एक करार होना है जो एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन ज्वाइंट कमेटी बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में और उनके जनरल कर्नल यहां से रिटायर होकर वहां पर अपनी दुकानदारी बनाते हैं। तो ऐसे में अगर हिंदुस्तान वहां पर ताउन करता है तो ये एक बड़ी सोच के साथ अगला कदम होगा। और ज्वाइंट कमेटी जो है इसमें लगातार कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। दोनों के डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर भी समझौता हो सकता है, ये भी हमें आगे आने वाले दिनों में जानने को मिल सकता है। मुफ्ती जियाई साहब हमारे साथ नहीं है। चलिए मैं फिरोज बख्श साहब आपके पास आ रहा हूं। बख्श साहब, डिफेंस को लेकर के जहां पर पाकिस्तान अपना दबदबा मानता है सऊदी अरब में, हालांकि वो नौकरी ही करते हैं, यहां से रिटायर होकर वहां पर जाकर के नौकरी करते हैं। इमरान खान क्राउन प्रिंस की गाड़ी ड्राइव करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम देखिए कितने नजदीक हैं। वो सारे प्रोपेगेंडा, सारे हथकंडे, सारे हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं ये दिखाने के लिए कि इस्लामिक मुल्क का पेशवा अगर सऊदी अरब है तो हम दादा हैं, क्योंकि हमारे पास जौहरी ताकत है, बम है। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए डिफेंस और स्ट्रेटेजी का जो मामला है, इस देखिए अब सऊदी अरब ये समझ चुका है कि पाकिस्तान और ये उम्मा का जो मामला है, और पहले भी ये बात आपने कही कि ये जरूरी नहीं कि भाई दोनों मुसलमान हैं तो एवरीथिंग इज लुक्ड ओवर, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मा का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ देना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब अब ये समझ चुका है कि इंडिया जो है इट इज अ डिफरेंट गेम प्लान ऑल टुगेदर, और इंडिया एज अ मिक्स बास्केट, वहां उसे बहुत फायदा होने वाला है। देखिए डिफेंस स्ट्रेटजी आपने देखा होगा, जो हूती हमलावर थे उन्होंने ड्रोन से हमले किए थे सऊदी अरब में, उनका जो तेल के जखायर है काफी नुकसान पहुंचा है, और उनकी जो बाहर की जो ट्रेड है तकरीबन 40 to 50% जो बैरल्स भेजते थे तेल के बाहर, वो अफेक्ट हुआ है। वो तो अलग बात है कि उनके पास रिजर्व्स हैं जो उसमें काम चला रहे हैं वो, तो उसको लेकर के इन्होंने, अच्छा पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, दोबारा मैं इस बात को कहूंगा कि अजीत डोवाल ने जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सऊदी अरब के, उनको ब्रीफ किया, उनको बताया। तो अब ये जो मामला है ये अब इंडिया संभालेगा, और मेरे ख्याल से अब हूती दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर करी भी हिम्मत तो उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो डिफेंस की तो बात ही हो गई। दूसरी बात, अभी एजाज ने यह भी कहा कि तेल कब खत्म हो जाए कुछ नहीं, लिहाजा और चीजों की तरफ देख रहा है सऊदी अरब। मैं एक चीज और बताऊं, ये पहले शायद डिस्कस नहीं हुई, हो सकता है मेरे आने से पहले हुई हो, नियोम करके एक फ्यूचरिस्टिक सिटी सऊदी अरब में बनने जा रहा है। वो जो है वहां पे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो सारी एक्सपर्टीज सऊदी अरब अमेरिका या यूके से ना लेकर के, या किसी और कंट्री से ना लेकर के, चाइना से ना लेकर के, इंडिया से ले रहा है। तो अब ये चीज, इसके अलावा सऊदी अरब में एक और नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है जो आर्ट्स को, कल्चर को लेकर के होगा, इंडोलॉजी। हालांकि देखिए सऊदी अरब में क्या है, एक मिजाज ये रहा है शुरू से कि वो अपने को लॉर्ड समझते हैं, बड़ा वो समझते हैं कि काम नहीं करते वो लोग, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की चीज जो है वो बाहर के कंट्री से लेते हैं। अब उनके समझ में आ गया ये चीज अगर हम बाहर से लें तो हिंदुस्तान से लेने में ज्यादा फायदा है, चीप भी मिलेगा, अच्छा स्टफ भी मिलेगा, और ये चीज उन्होंने देख ली है। अब मैं फिर कहूंगा इस बात को, एक नया दौर, हालांकि एक हमारे दोस्त ने कहा था, आपने शायद कहा था कि 1400 साल से हिंदुस्तान और सऊदी अरब जुड़े हुए हैं, और जब हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है सऊदी अरब के अंदर, मैका, तो मक्का जब बन रहा था तो उसके लिए कहीं ना कहीं जब पैसे की कमी पड़ी तो हैदराबाद से जो है वो पैसा भेजा गया, और बाद में जो आसिफ जाही फैमिलीज हैं हैदराबाद में, उन्होंने भी अपने हीरे जवाहरात सोना वहां भेजा। तो ये तो पुराने ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान ये समझता था कि ये हम भी मुसलमान, सऊदी अरब भी मुसलमान, दोनों भाई भाई, तो हिंदुस्तान तू कौन मैं ख्वा मखवा। लेकिन अब दुनिया ने देख लिया कि जब ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की मीट हुई थी 1 और 2 मार्च को, और लेट सुषमा स्वराज वहां गई थी, तो पाकिस्तान ने बड़ी आंखें दिखाई थी कि इनको मत घुसने दो, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी एहतराम के साथ सुषमा स्वराज का जो वहां पे पूरा ग्रुप था उसको रिसीव किया गया। और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जो 56-57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, द सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस, और हिंदुस्तान
बहुत इंपॉर्टेंट जगह लेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स में लेगा, डिफेंस। और एक बात और कह के मैं बात पूरी कर दूं कि अरब कंट्रीज में जो रेलवे नेटवर्क है वो सारा हिंदुस्तान का दिया हुआ है। अरब क्या, इवन कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कनाडा, वहां भी, और हवाई जहाज के अंदर भी बहुत से पुर्जे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को देता है। अनिल जी, एक बड़ी रिफाइनरी तैयार हो रही है मध्य प्रदेश रायगढ़ में जी, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सेफ भी है, हिंदुस्तान के बीचों बीच होगा। तो सऊदी अरब भी चाहता है कि ऐसा कोई खतरा, क्योंकि उनको जो नुकसान अभी हुआ है, लगातार जो हमले हुए उसमें, अब वो चाहते हैं उनके प्रोजेक्ट अगर जहां उनके ज्वाइंट वेंचर है वो बहुत महफूज रहे, सेफ रहे। हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, तो एक बड़ी सोच के साथ में हम उनको लेकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इस पॉलिसी से वो मुतासर है। आगे आने वाले दिनों में इस तरह के और प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं यही आपको कह रहा था, इस पूरे विजिट को आप इकोनॉमिक तरीके से देखिए। सऊदी अरब हमको तेल देता है, और अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि करीबन 20% तेल हम सऊदी अरब से लेते हैं, और जिसमें हमारा फिजिकल घाटा बहुत ज्यादा है। अब फिजिकल घाटा तभी पूरा हो सकता है जब यहां से हमारा ट्रेड सऊदी अरब जाए। सऊदी अरब सिर्फ तेल दे सकता है, क्रूड ऑयल दे सकता है, जो हमें वो दे रहा है, और इसके लिए यहाँ पे रायगढ़ में ग्रीन रिफाइनरी भी वो बना रहा है। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है सऊदी अरब को देने के लिए। पूरा सऊदी अरब का मार्केट, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, वो इंपोर्ट ही करता है, वहां अपने यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो अब वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि अगर उसको इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आगे आगे तेल का जो व्यापार है वो कम होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आगे बढ़ेगी, और इसी उस पर करार वो भारत के साथ इस विजिट में करने वाला है। यानी उसको भी समझ में आ गया सिर्फ तेल से उसका काम चलेगा नहीं, और भारत को ये मालूम है कि बहुत बड़ा बाजार, बहुत टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का और बाकी सारे सामान करने का सऊदी अरब उसको मिलने वाला है। इसलिए दोनों देशों के फायदे में ये है कि वो इस तरह के समझौते वो करने वाले हैं। यानी एक तेल को छोड़ के बाकी सब कुछ भारत ही उसको देने वाला है, इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल एजाज साहब, कुदरती वसाइल हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर है, जनसंख्या, आबादी बहुत बड़े पैमाने पर है, काम करने वाले बहुत बड़े पैमाने पर हैं, और टेक्नोलॉजी हमारे साथ पास बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीजें हम सऊदी अरब को दे सकते हैं, और इस वक्त हमसे बेस्ट और सस्ता, और सबसे बड़ी बात है हम पर वो यकीन कर सकते हैं, शायद इसलिए बड़े करार होंगे। और क्या मोदी हुकूमत ने इस चीज को समझ लिया है, विजन जिसको कहते हैं ना, हुकूमतों का जो विजन होना चाहिए आज से 100 साल बाद तक के लिए, उस विजन के तहत ये बड़े करार हो सकते हैं? देखिए, एक तो गुजराती लॉबी की बहुत अच्छी इमेज है। आप दुबई की दूसरी जबान जो है, नया दुबई में करामा जो है गुजरातियों का ही मोहल्ला कहलाता है, मैं तो वहाँ रहा हूँ। दूसरे हिंदी जो है दुबई में दूसरी जबान हो गई अरबी के बाद, तो हमारे उनसे रिश्ते बड़े मजबूत होते गए। हाँ, थोड़ा सा हमें एहतियात करना है कि जैसे पिछली बार एक बयान आया कि हम अरबों पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम रशिया से भी तेल खरीदेंगे, तो कुछ तरह से इस तरह से बदगुमानी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक पॉइंट पे आऊँ, जो फिरोज साहब ये कह रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह है। और आजकल जो 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार जो होता है, जिसे हम सूचना वार कहते हैं, वो इसी तरह की लड़ाई होती है। आप देख रहे हैं पूरे अरबों में अरब स्प्रिंग का दूसरा दौर आ चुका है, अरब काफी डरे हुए हैं, तो उन्हें ऐसा मुहाफिज चाहिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वार लड़ सके, और भारत इसका माहिर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अरब जो हैं वो किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि अमेरिका भी बेवकूफ़ बना रहा है और पाकिस्तान भी, तो अमेरिका को बैलेंस करने के लिए रशिया से उन्होंने पुतिन को बुलाया, इसके अलावा चीन से भी बात करी, इधर भारत को भी बुलाना चाहते हैं। भारत के लिए उन्हें फ़ायदा यह है कि लगभग 1 करोड़ भारतीय अरब में हमारे उनसे रिश्ते बहुत करीब हैं, और हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम तो ये भी कहते हैं कि साहब पाकिस्तानी भी और हमारे भाई, क्योंकि अभी जो राहिल शरीफ थे पहले सर, मैं आपको सीधे लिए चल रहा हूं इस वक्त फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं। क्राउन प्रिंस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस फोरम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। सऊदी अरेबिया और यहां स्थित पवित्र मॉस्क दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह भूमि वर्ल्ड इकोनॉमी का भी ऊर्जा स्रोत रही है। आज रियाद के इस ऊर्जावान शहर में आपके बीच में मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। फ्रेंड्स, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के विषय से ये स्पष्ट करते हैं, इस फोरम का उद्देश्य
सिर्फ यहां के अर्थतंत्र की ही चर्चा करना नहीं है, बल्कि विश्व में उभरते ट्रेंड्स को समझना और उसमें विश्व कल्याण के रास्ते ढूंढना भी है। इसी कारण यह डायनेमिक प्लेटफॉर्म बिजनेस वर्ल्ड कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। सिर्फ 3 साल के कम समय में ही इस फोरम ने लंबा सफर तय किया है। मेरे मित्र और भाई क्राउन प्रिंस इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनके इस फोरम को दावोस ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। पिछली शताब्दी में सऊदी अरब के लोगों की मेहनत और कुदरत की नेमत ने डेजर्ट के रेत को सोना बना दिया। अगर चाहता तो सऊदी अरब का नेतृत्व आराम से बैठ सकता था, मगर आपने आने वाली कई पीढ़ियों के बारे में सोचा, भविष्य की चिंता की, पूरी मानवता का ख्याल किया। मैं हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस फोरम का नाम ही फ्यूचर नहीं रखा, बल्कि इसकी पूरी संकल्पना फॉरवर्ड लुकिंग है, भविष्य के प्रति उन्मुख है। ऐसे में उनका भाई और पड़ोसी होने के नाते इस उम्दा इनिशिएटिव में दुनिया की सबसे तेज विकासमान बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए स्वाभाविक ही है। फ्रेंड्स, मैं आपके बीच भारत के लोगों की शुभेच्छाएं लेकर के आया हूं। हमारा सऊदी अरब से नाता हजारों वर्ष का रहा है। ऐसी दोस्ती रही है, जैसे आप कहते हैं सदाकत तुम, कि एक दूसरे के वहां हमें अपनापन लगता है। हमारे ऐतिहासिक संबंधों और संपर्कों ने हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बुनियाद भी रखी है। और आज हमने क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। हिज मैजेस्टी द किंग और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में हम संबंधों में अप्रत्याशित प्रगति और अपनापन ला पाए हैं। मैं उनके प्रयासों के लिए, भारत के प्रति उनके अपनत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में आज मुझे व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ग्लोबल बिजनेसेस और उसमें भारत उभरते अवसरों और संभावनाओं, हमारी अपेक्षाओं और लक्ष्यों पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। भारत ने अगले 5 साल में अपनी इकोनॉमी को दोगुनी करके $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ऐसे समय में तो यह विषय और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, आज जब भारत में हम विकास को गति देना चाहते हैं, तो हमें उभरते हुए ट्रेंड्स को अच्छी तरह समझना होगा। और इसलिए आज मैं आपसे ग्लोबल बिजनेसेस को प्रभावित करने वाले 5 बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव। दूसरा, ग्लोबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में तेजी से हो रहा बदलाव। चौथा, कंपैशन फॉर एनवायरमेंट। और पांचवा ट्रेंड है बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ते हुए प्रभाव के हम चश्मदीद गवाह हैं।
ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च से आगे बढ़कर आज रोजमर्रा के जीवन का भाग बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के इस बदलाव का उन समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिनमें नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और उन पर फ्यूचर इनोवेशन का कल्चर विकसित हुआ है। भारत में हमने इस कल्चर को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंजेज हो या हैकेथॉन्स हो, या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां वो इनोवेशन को खुद अनुभव करते हैं। आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्राइज एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स are aising everything from food delivery to transport to hospitality to medical treatment to tourism, और इसलिए विश्व के सभी इन्वेस्टर्स, खासकर वेंचर फंड से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में इनोवेशन में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, और ये रिटर्न्स सिर्फ भौतिक नहीं होंगे बल्कि युवाओं को एम्पावर करेंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक बुद्धि और बिजनेसेस के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजनेस को निवेश के व्यापक अवसर देता है, तो दूसरी ओर बिजनेस की वृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, अनिवार्य है। साथियों, आज दुनिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अवसर सबसे ज्यादा विकासशील देशों में है। एशिया में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति वर्ष $700 बिलियन के निवेश की जरूरत है। भारत में हमने अगले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.5 ट्रिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। और फिर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में साइलोस में नहीं सोचते, बल्कि हमारा प्रयास इंटीग्रेटेड अप्रोच का है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन वाटर ग्रिड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऐसे अनेक प्रयासों से हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमने हर भारतीय को घर देने का और हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की अपनी स्पीड और स्केल को भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, और इसलिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी, और इसमें कैपेसिटी सैचुरेशन की कोई संभावना नहीं है। इसके कारण निवेशकों को लंबे समय तक रिटर्न भी सुनिश्चित रहेगा। साथियों, तीसरा ट्रेंड यानी ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में आ रहा बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेशनल
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के निर्णय क्वालिटी मैन पावर की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। साथ ही स्किल मैन पावर किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का मानदंड बन जाता है। ऐसे में तेजी से लोगों को स्किल्ड करना हमारे सामने एक चुनौती है। जिस तरह नेचर ऑफ वर्क में बदलाव आ रहा है, उससे आने वाले सालों में हमें लोगों को कई बार रीस्किल करना पड़ेगा। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न के साइकिल जरूरी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, भारत के स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को दुनिया भर में आदर और प्रतिष्ठा मिले हैं। भारतीय टैलेंट ने यहां सऊदी अरेबिया में अनुशासित, कानून का पालन करने वाले, परिश्रमी और कुशल कार्यबल के रूप में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। भारत में स्किल का विकास करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन तैयार किया है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से हम अगले 3-4 वर्षों में 400 मिलियन लोगों को विभिन्न स्किल्स में ट्रेन करेंगे। भारत में निवेश करने वाली कंपनीज को इससे एश्योर्ड स्किल मैन पावर मिलेगा। साथियों, स्किल मैन पावर का आवागमन आसान बनाने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। मैं मानता हूं कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैन पावर और टैलेंट मोबिलिटी को भी उसका अभिन्न अंग बनाकर उसमें सरलता लानी चाहिए। फ्रेंड, चौथा ट्रेंड यानी कंपेशन फॉर एनवायरमेंट, ये ट्रेंड ही नहीं है, बल्कि हमारे समय की प्रमुख आवश्यकता भी बन गई है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और क्लीन ऊर्जा का महत्व इतने व्यापक है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले सालों में हमारा एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न और बदलेगा। कोल से ऑयल और ऑयल से गैस और फिर रिन्यूएबल्स की तरफ झुकाव बढ़ता जाएगा। ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की बचत दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और स्टोरेज भी, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की चुनौतियां भी बढ़ती जाएगी। इसी को समझते हुए भारत में हम गैस और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मात्रा में निवेश बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2024 तक हमारा रिफाइनिंग, पाइपलाइंस और गैस टर्मिनल्स में $100 बिलियन तक के निवेश का लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि सऊदी अरामको भारत में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, उसमें निवेश करने का निर्णय लिया है। हमने हाल ही में डाउनस्ट्रीम सेक्टर में खास करके रिटेलिंग में निवेश के नॉर्म्स को लिबरलाइज किया है, जिससे इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा हमने रिन्यूएबल्स में 175 गीगावाट ऊर्जा पैदा करने का जो लक्ष्य रखा था, उसे भी आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 450 गीगावाट तक ले जाने का तय किया है। भारत की तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ऊर्जा में निवेश बहुत जरूरी है और हम यहां मौजूद एनर्जी कंपनीज से इन अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा ट्रेंड यानी सरकार की बदलती भूमिका और उसका फ्यूचर ऑफ बिजनेस पर प्रभाव भी बहुत व्यापक है। मेरी एम्फेसिस हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर रही है। मैं समझता हूं
कि कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव और डायनेमिक बिजनेस सेक्टर के लिए एक प्रोएक्टिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट अच्छे फैसिलिटेटर का रोल अदा कर सकती है। स्पष्ट नियम और फेयर सिस्टम प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इसी सोच और इसी अप्रोच के साथ भारत में पिछले 5 सालों में हमने कई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। एफडीआई पॉलिसी को सुगम और लिबरलाइज करने के कारण आज भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। बीते 5 साल में भारत में $286 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये बीते 20 साल में भारत के टोटल एफडीआई इनफ्लो का लगभग आधा है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड या देशव्यापी एक टैक्सेशन सिस्टम हमने मुश्किल से मुश्किल डिसीजंस लिए हैं और उसे लागू किया है। आज भारत का टैक्स स्ट्रक्चर और आईपीआर रेजिम विश्व के सबसे अच्छे बिजनेस रेजिम के साथ कंपेरेबल है। ऐसे ही सुधार के कारण हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत निरंतर बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 रैंक का जंप, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 24 नंबर का सुधार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2014 में हम 142 पर थे, उससे ऊपर उठकर आज 2019 में हम 63 के नंबर पर पहुंच चुके हैं। लगातार तीसरे साल हम दुनिया के टॉप 10 रिफॉर्मर्स में आज हमने अपना स्थान बनाया है। हमने 1500 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास में अड़चन पैदा कर रहे थे। साथियों, पिछले 4-5 साल में एडिशनल 350 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम्स के साथ जोड़ा गया है। भारत में आज लगभग हर नागरिक के पास यूनिक आईडी, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट है। इस व्यवस्था के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी से $20 बिलियन से अधिक का लीकेज बंद किया जा सका, यानी $20 बिलियन की बचत हुई। स्वास्थ्य किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम आयुष्मान भारत 500 मिलियन यानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवर देता है। यही नहीं, इस योजना के कारण भारत में हेल्थ केयर में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज भारत सबसे बड़ा हेल्थ केयर कंज्यूमर और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी है। स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी के उपयोग ने क्रांति ला दी है। इससे न सिर्फ इकोनॉमी के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। साथियों, आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में प्रगति की यह रफ्तार और तेज होगी। हम देश के विकास से जुड़ा हर फैसला ले रहे हैं। न हमारी नीतियों में भ्रम है और न ही हमारे लक्ष्य में संदेह है। हमारे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का रोड मैप तैयार है। यह लक्ष्य सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ का ही नहीं है,
पर हर भारतीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने का भी है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार ला रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी और बड़े डाइवर्स मार्केट के कारण फ्रेंड्स, हमारे साथी देशों का सहयोग हमारी विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। सभी देशों के साथ पूरकता खोजकर और सिनर्जी बढ़ाकर हम विन विन सिचुएशन के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के विजन 2030 और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की योजनाओं में हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता को 2022 में 75 ईयर पूरे होंगे। हमने उस समय तक न्यू इंडिया बनाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। उस न्यू इंडिया में हर भारतीय की आंखों में नए सपने होंगे, दिल में नया संबल होगा और कदमों में नई ऊर्जा होगी। उस नए भारत में नया सामर्थ्य और नई क्षमता होगी। फ्रेंड्स, वह समर्थ और शक्तिमान भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और उल्लास का स्रोत रहेगा। इतिहास साक्षी है कि भारत जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था और सैन्य रूप से भी सबल था, तब भी हमने किसी पर दबाव नहीं डाला, किसी पर बल प्रयोग नहीं किया। भारत ने अपनी क्षमता और उपलब्धियों का पूरी दुनिया के साथ बांटा है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम। नए भारत में शक्ति नई होगी, लेकिन उसके चिंतन में वही सनातन आत्मा झलकेगी। हमारा विकास विश्व में विश्वास पैदा करेगा। हमारी प्रगति परस्पर प्रेम बढ़ाएगी। विश्व कल्याण के इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको, पूरे विश्व के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं। मैं और मेरी टीम सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है। आपने मुझे कुछ विचार साझा करने का अवसर दिया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार क्राउन प्रिंस का, किंगडम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत कर रहे हैं और वहां पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सऊदी अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का जिक्र किया और अपने आप को एक बड़ा भाई और पड़ोसी बताया। सऊदी अरब का हजारों साल का नाता इन दोनों मुल्कों का रहा है। इस पर रोशनी डाली वजीर आजम ने और कहा कि मैं दावत देता हूं कि वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं और हम किस तरह से एक दूसरे का ताउन कर सकते हैं, उस पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोशनी डाली और किस तरह से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया हमारी तरफ देख रही है।